Okay, so we have already completed residential status, but what are the importance of it? ठीक है, क्या importance है? रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, the incidence on an assessee depends on his residential status. So जो टैक्स का इंसिडेंस होता है या टैक्स उसको कब चार्ज होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना कि कौन से एसएससी को कितना टैक्स लगता है. यू नो ऑलरेडी आर एन ओ आर को सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, फिर आर बट एन ओ आर को टैक्स जो लगता है वो उससे कम लगता है आर एन ओ आर से, फिर सबसे कम एन आर को लगता है. दैट मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो तीन कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं इनकम्स का, और हर एसएससी को अलग अलग इनकम चार्ज होता है. सो इंसिडेंस जो होता है टैक्स का, टैक्स इंसिडेंस जो होता है हर एसएससी पे अलग अलग होता है, डिपेंड्स उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कितना है. ठीक है, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ योर सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं होता है. रेसिडेंशियल स्टेटस अगर कोई एनआरआई है तो भी आप इंडिया में वो रेसिडेंट हो सकता है ऑर्डिनरी. ठीक है, कोई इंडियन है वो भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है. तो इट डजंट हैव एनी सिमिलैरिटी बिटवीन इट रेसिडेंट एंड योर सिटीजनशिप. ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप. So for instance, whether an income accrued to an individual outside India is taxable in India depends upon the residential status of the individual in India. See, Indian income सबको taxable होता है. ठीक है, it is only about foreign income कि वो किसको taxable होता है. ठीक है, foreign income का issue होता है. Indian income is taxable to all, लिखा के दिया है आपको. Indian income is taxable to all in any respect, in any residential status. Your Indian income is taxable to all. But your foreign income, which is divided into two parts, may be chargeable to NR or not, may be chargeable to R but NOR, फिर R NR को कभी chargeable नहीं होता है. तो this kind of situation comes कि आपको ये इंसिडेंस जो है टैक्स का वो डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर. सिमिलरली वेदर एन इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस. तो इंडियन जो इनकम है, वेदर एन इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया, तो इंडिया में इनकम है उसने अर्न किया, वैसे तो सबको टैक्सेबल होता है इंडियन इनकम, लेकिन वो बोल रहा है फॉरेन नेशनल को टैक्सेबल होगा या नहीं होगा. ठीक है, एटलीस्ट वो रेसिडेंट जो है वो या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, या तो फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा इनकम कैसे चार्ज होता है. नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है, आपके इनकम टैक्स के ऊपर होता है. ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और एनआर को सबसे कम, मतलब नॉन रेसिडेंट को सबसे कम टैक्स पे करना पड़ता है. देयरफॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज वेरी सिग्निफिकेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है. और रेसिडेंट दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी. इसको थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्किप करके रखते हैं, किसको, डीम्ड रेसिडेंट को. ठीक है, फिलहाल आप किस क्या पढ़ेंगे, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट का ये डिफरेंस. प्रैक्टिकल क्वेश्चन वोंट बी कमिंग ऑन दिस डीम्ड रेसिडेंट, अब तक की कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में इंसर्ट तो नहीं किया है, बट इट इज वेरी इजी. ये हम लोग अभी पीपीटी के एंड में हम लोग देखेंगे कि डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलते हैं, बट अभी फिलहाल आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको यूज नहीं करते. ठीक है, तो ये आप थोड़ा साइड में रखेंगे. रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी कौन होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है. तो रेसिडेंट अगर है तो वो दो कैटेगरी का हो सकता है. तो इन शॉर्ट आपके पास तीन कैटेगरी हो जाती है रेसिडेंट की. तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड वन इज नॉन रेसिडेंट. ठीक है, इस तरह से हम लोग तीन रेसिडेंशियल स्टेटस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या है. कैसे पता चलेगा कि कोई रेसिडेंट है. ठीक है, तो उसको 182 डेज इंडिया में रहना है और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. किसी भी बंदे को रेसिडेंट होने के लिए इंडिया में कितना टाइम रहना पड़ेगा, 182 डेज रहना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा. बहुत सिंपल सी चीज है, आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है और अगर वो 182 के ऊपर है
तो रेसिडेंट हो जाएगा। और आपके सिलेबस के हिसाब से तो सामने से दिया होगा, है ना, नंबर ऑफ डेज कितना स्टे हुआ, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है वो रेसिडेंट है या नहीं। अदरवाइज आपको यहाँ पे डेज भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन किया है प्रैक्टिकल, ठीक है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो उस पर बड़े वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं होंगे। नंबर ऑफ डेज तो आपको कैलकुलेट करके दिया होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ रूल्स के हिसाब से गेस करना है, गेस मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या है, कौन सा टाइप का रेसिडेंट है, ठीक है। तो किसी भी बंदे को इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिर हम लोग आगे जाके देखेंगे कि सिर्फ यही कंडीशन है जो कुछ लोगों पे अप्लाई होती है, दूसरी वाली नहीं होती, ठीक है। ये जो दूसरी कंडीशन है वो एग्जैक्टली exactly आपने ना सिर्फ किसके लिए रखा हुआ है, फॉरेन जो फॉरेन सिटीजन है उसके लिए रखा हुआ, ताकि आप उसको रेसिडेंट बना सको और फिर उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कर सको। लेकिन उसके लिए भी मिनिमम उसको इंडिया में कितना रहना पड़ेगा, 60 डेज, या एंड प्रीवियस 4 इयर्स में उसको 365 डेज रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी बंदा इंडिया में रेसिडेंट कब होगा, जब वो 182 डेज रहेगा इंडिया में, कोई भी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों पे सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई होती है, मतलब एक्चुअली ये दोनों कंडीशन सब पे अप्लाई होती है। लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि कुछ लोगों को सिर्फ 182 डेज ही रहना है इंडिया में, तब वो रेसिडेंट हो गया, अदरवाइज नहीं। कौन लोग है वो? इंडियन सिटीजन है जो कि जॉब पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है। इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू शिप का जो है, इंडियन शिप का जो है वो मेंबर है, ठीक है, अगेन जॉब पर्पस है, ठीक है। या इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इंडियन सिटीजन की बात करो। सर आपने 184 डेज बताया था एक, मैंने 184 डेज बताया? आर यू श्योर? मैंने कभी भी 184 डेज नहीं बताया मनीष, ठीक है। क्वेश्चन में 184 डेज रहा होगा, क्वेश्चन में है वेरी डिजिट, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। मिनिमम 182 से चाहिए। अब 182 हो, 183 हो, 184 हो, 185 हो, या कितना भी हो उसके ऊपर, तो कितना भी हो उससे मतलब नहीं, मिनिमम 182 डेज होना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम 182 डेज होना चाहिए किसी के लिए भी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, अभी सिर्फ आप क्या करो, इसका एक्सप्लेनेशन ले लो बस, ठीक है। ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करवाए हैं, दिस इज जस्ट अ रिविजन, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स, ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, इन लोगों को सिर्फ 182 डेज रहना है, तब जाके रेसिडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपने किस किस को छोड़ दिया? इंडियन सिटीजन को छोड़ दिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं, जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहे हैं। अनडिवाइडेड इंडिया पता है ना किसको बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया पहले मर्ज थे, तो उसको अनडिवाइडेड इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उसके अनडिवाइडेड इंडिया के रहे होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ आइदर ही और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। तो मदर और फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है, कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहे हो, तो ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो इन सब लोगों को हम लोगों ने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है मतलब सिर्फ चेक करेंगे 182 डेज है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, खत्म इन लोगों की बात। लेकिन अगर कोई इनके अलावा कोई आपको मिलता है, फॉरेन सिटीजन आपको मिलता है, फॉरेन सिटीजन, तो आप इतनी जल्दी इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। याद रखना है, रेसिडेंट बनाओगे तो टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन को तो छोड़ दिया है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इवन ऐसा इंडियन जो कि जॉब पर्पस के लिए बाहर नहीं जा रहा, वो भी इसमें आ जाए, ठीक है। बट ऐसे केसेस जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं क्वेश्चन में आने के, इसलिए लेकिन आपको एज अ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई इंडियन है वो जॉब पर्पस के लिए बाहर नहीं जा रहा, तो वो एक्सेप्शन में नहीं है, आप उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई और चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका, ये कंडीशन सिर्फ, ये कंडीशन सबके लिए है, और ये कंडीशन आपको अदर देन दिस, ये एक्सेप्शन, इसके अलावा आप सबके लिए ये कंडीशन चेक करें। मतलब कोई बंदा अगर 181 डेज है इंडिया में, तो उसको डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है,
60 है, 60 डेज रहा है प्रीवियस ईयर में, यस। प्रीवियस 4 ईयर में 365 रहा है, यस। तो उसको आप डिक्लेयर कर देंगे रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन भी आपने रखी हुई है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होती है। तो इररिस्पेक्टिव के कौन सा सिटीजन है, आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि 182 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। कोई डाउट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ना आए। और हम लोग ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप में आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैंने अभी इसमें डाला नहीं है, जबकि सैलरी के क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है, क्योंकि सैलरी के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो खाली डेज चेक करना है आपको, ठीक है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी भी जब आएगा तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। अच्छा, किसी को भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोलना है? अभी आप लोग क्या सीख रहे थे कि रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। तो रेसिडेंट कौन होता है? 182 डेज रहा तो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर 6365 डेज रहा तो भी वो रेसिडेंट हो जाएगा इन अदर केसेस, मतलब अदर देन एक्सेप्शन, वो बाकी सब जगह पे आप चेक करेंगे 60 और 365 ही, ठीक है। अब अगर वो नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया तो हो गया, लेकिन अगर रेसिडेंट हुआ है तो क्वेश्चन आगे भी जाता है कि चेक करो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे चेक करते हैं? लास्ट 10 सालों में 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में डिटेल दिया होता है कि 2 बार रेसिडेंट, 2 बार रेसिडेंट मतलब 2 बार एटलीस्ट 182 डेज रहना चाहिए या 60 या 365 रहना चाहिए, यही मतलब होता है उसका, 2 बार, ठीक है। और प्रीवियस 7 ईयर्स में, प्रीवियस जब भी बात करते हैं ना प्रीसीडिंग, तभी हम लोग बात करते हैं अदर देन प्रीवियस ईयर, मतलब अदर देन 2021। 2021 के पहले 7 साल में वो कितना दिन रहना चाहिए? 730 डेज रहना चाहिए। क्या है बैकग्राउंड में ये? आमीना कुछ पूछ रहे थे क्या तुम? ठीक है। सो लास्ट 7 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में 730 डेज रहना चाहिए, और कोई भी 2 साल में वो रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर 10 साल की आपको डिटेल दिया हुआ है तो ये भी क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, व्हाट्सएप मैंने ऑन नहीं किया यहाँ पे, सो क्या चालू है, सॉरी, व्हाट्सएप नहीं है यहाँ पे। अच्छा, व्हाट्सएप है। अच्छा, ऑलरेडी लॉग इन है, सॉरी। There is your group. देखो इसमें 10 ईयर्स की डिटेल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको चेक करना है रेसिडेंट है या नहीं, तो यहाँ पर डिटेल दिया है उसकी, क्योंकि 1920 मतलब आपके प्रीवियस ईयर से पहले वाला है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला चेक करके नहीं बता देना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। यहाँ पे चेक करो, मिस्टर एक्स इज यूएसए सिटीजन, ही केम टू इंडिया ऑन 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर को इंडिया में आया है फॉर अ विजिट, एंड टिल 31 मार्च वो इंडिया में था। तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया में कितना था वो, अक्टूबर में कितना डेज था इंडिया में?
बोलो, अगर वो 15 अक्टूबर को इंडिया में आया है तो अक्टूबर में कितना डेज था वो इंडिया में? 15 days. 14 days. बाप रे, 15 से वो रहना स्टार्ट किया ना, तो 31 डेज होते हैं 14 पूरे days, sir. अक्टूबर में। 31 डेज होते हैं अक्टूबर में, जिसमें से वो 14 डेज नहीं था, तो कितना डेज है वो इंडिया में? 17। 17. ठीक है, और याद रखना 15 को भी काउंट करना है। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, दोनों काउंट होगा। ठीक है, तो 31 डेज होते हैं, 31 में से वो 14 डेज तक के इंडिया में नहीं था, वो 15 से आया है, तो 17 डेज वो इंडिया में रहा है। ध्यान से कैलकुलेट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो अक्टूबर वाले क्वेश्चन होते हैं ध्यान देना, क्योंकि अक्टूबर में ही डेडलाइन है, वो 182 डेज वहीं से कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना है। 181 कैलकुलेट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज, 31, फेब्रवरी इस 28. फेब्रवरी में 28 है। ठीक है, इस फेब्रवरी में 28 है। कौन सा फेब्रवरी था? 2021 की बात कर रहे हो ना, तो 21 के फेब्रवरी में कभी भी आपको 28 डेज मिलेंगे, जबकि 20 के फेब्रवरी में आपको कभी भी 29 डेज मिलेंगे। छोड़ो, वो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है फिलहाल। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ सबको। कितना हो रहा है? 168। इससे पहले कि आप डिक्लेयर करो इसको नॉन रेसिडेंट, चेक करो कि क्या इसके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो सकती है। बोलो, हो सकती है क्या? किसके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो सकती है अदर देन इंडियन? है ना, अदर देन इंडियन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, आप सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कौन है? ये तो यूएसए का है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके लिए चेक करेंगे। कौन सी? प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 और उसके पहले 4 साल में 365। प्रीवियस ईयर में वो कितना रहा है? 168। अभी कैलकुलेट किया तो इट इज मोर देन 60 ओनली। अच्छा, प्रीवियस 4 ईयर में बताओ कितना रहा है इंडिया में वो? प्रीवियस 4 ईयर मतलब अदर देन 2021, तो 1920 आएगा, 1819 आएगा, 1718 आएगा और 1617 आएगा। ये 4 साल में आप देखेंगे कि कितना टाइम वो इंडिया में रहा। तो इट इज इक्वल टू 195 प्लस 185 प्लस 100 प्लस 200। कितना रहा है वो? 680। कितना चाहिए था आपको? 365। दोनों ज्यादा है एक्चुअल। अब ये क्या हो जाएगा? Hello, sir. बोलो, 680 days है sir. बराबर ना 680? हाँ, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेटवर्क थोड़ी देर के लिए गया था। ठीक है, हाँ sir. क्योंकि मुझे मैसेज आया अनस्टेबल करके। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को। प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से ज्यादा था और प्रीवियस 4 ईयर में वो 680 था। दैट मीन्स वो क्या डिक्लेयर होगा? रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। और कोई भी रेसिडेंट हुआ तो फिर चेक करना है आपको वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 ईयर्स में 2 बार रेसिडेंट चाहिए और 7 ईयर्स में 730 डेज। ठीक है, 2 रेसिडेंट चाहिए और ये चाहिए 730। इससे ज्यादा होगा तो वो ORB हो जाएगा। क्वेश्चन देख के ही आप बता सकते हो कि कितने टाइम वो रेसिडेंट था। यहाँ पे रेसिडेंट था, देखो 180 के ऊपर है। यहाँ पे रेसिडेंट था 182 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 के ऊपर है। यहाँ पे भी रेसिडेंट था, यहाँ पे भी रेसिडेंट था। ठीक है, तो
मुझे सिर्फ मोर देन कितना चाहिए था, 2, वो मिल गया। उसके बाद वो कितना भी हो उससे मैटर नहीं करता आपको। प्रीवियस 7 ईयर्स में वो कितना था, तो पहले तो प्रीवियस 4 ईयर्स में 680 था, यहाँ तक के देख लिया था। 200 प्लस 100 प्लस 185 प्लस 195 कर लिया था। अब ये 4 साल तो कर लिया है, जिसका आंसर 680 है। आगे की भी 3 साल कर लो प्लस उसमें 3 ईयर्स, मतलब 300 प्लस होगा उसमें, 40 प्लस होगा उसमें, और 200 होगा। 7 ईयर्स का डेटा आ गया। कितना डेज रहा है वो इंडिया में, 1220 डेज। हो गया सेटिस्फाई। कितनी बार रेसिडेंट चाहिए था, 2 बार, मोर देन 2 हो गया। 730 चाहिए था, कितना हो गया, 1220 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, OR बोलेंगे। एनी डाउट? तो खत्म हो गया No, उसके बाद sir. बता। No, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, सो वी विल मूव। और इतना ही पढ़ना होता है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में। पहले तो ये पहले डिसाइड करेंगे वो रेसिडेंट है या नहीं, और उसके बाद में डिसाइड करेंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो दोनों चीजें में प्रैक्टिकल भी, इन शॉर्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं करता, तो रेसिडेंट तो था बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये नोट में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग कंडीशन 1 बट नॉट कंडीशन 2। मतलब कंडीशन 1 6(1) में है, कंडीशन 2 6(6) में है। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया बट 2 नहीं कर पाया, तो विल बी क्लासिफाइड एज रेसिडेंट, नॉन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें आपको नोट कर लेना चाहिए, जैसे कि वो सेम प्लेस पे रहना जरूरी नहीं है। मतलब वो इंडिया में आ रहा है तो कोई भी अलग अलग जगह पे रह सकता है। इट इज अप टू हिम ओनली, कि पहले आया था तो नोएडा में था, दूसरा आया तो मुंबई में था, तीसरा आया तो केरला में था। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो इंडिया में एक जगह नहीं रह रहा, उसका डेज हम लोग कैलकुलेट नहीं करें, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल, स्टे शुड बी एट सेम प्लेस। सेम प्लेस पे स्टे होने की जरूरत नहीं है इंडिया, मतलब वो कहीं पे भी इंडिया में रह सकता है। एज फार एज इट इज इंडिया, बस आपके लिए मटेरियल चीज उतनी है, प्लेस ऑफ स्टे आपके लिए मैटर नहीं करता। आवर्स में आपको कितने आवर्स चाहिए होते हैं, 24 आवर्स चाहिए होते हैं। एक दिन 24 आवर्स का होता है। ठीक है। अब वो कब इंडिया में आ रहा है, कब इंडिया से जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, मैटर नहीं करता। कंटिन्यूअस नहीं चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, जब आ रहा है तब से आप कैलकुलेट करेंगे, जब जा रहा है आप बंद कर देंगे कैलकुलेट करना, फिर वापस आ रहा है आप स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना, फिर वो जा रहा है तो आप बंद कर देंगे। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक साथ में ही रहना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है इंडिया में। ठीक है। और दूसरा, वो एक ही जगह पे रहे ये भी जरूरी नहीं है। डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलते हैं, डीम्ड रेसिडेंट जो होता है, अगर किसी भी बंदे का इंडियन इनकम 15 लाख है, अगर किसी बंदे का इंडियन इनकम, बोला ना अदर देन फॉरेन इनकम, तो अगर किसी भी बंदे का इंडियन इनकम 15 लाख है, या फिर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इनकम जो है 15 लाख है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को आप ट्रीट करेंगे रेसिडेंट 120 डेज पे ही। बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको बताया कि 182 पे होता है। ठीक है। लेकिन डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलता है, डीम्ड रेसिडेंट मतलब अगर कोई बंदा 182 इंडिया में रह रहा है तो डिक्लेयर मत करो उसको, उसको डिक्लेयर मत करो इतनी जल्दी कि वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। उसका इनकम चेक करो, इंडियन इनकम 15 लाख है, किसी भी बंदे का इंडियन इनकम 15 लाख है, तो वो 182 डेज इंडिया में रहेगा। 60 डेज का उसके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं आती। ठीक है। उसको कितना डेज रहना है, 120 डेज रहना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है। और उसके ऊपर मिनिमम 120 डेज पे भी क्या हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। ठीक है। तो वो था, इट इज ओनली अबाउट टीम रेसिडेंट। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी नहीं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया भी, क्वेश्चन था तो उसमें लिखा हुआ था उसका इनकम बिलो 15 लाख। ठीक है। तो कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी सिमिलर ओनली। ठीक है, ये बस एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलते हैं। ठीक है। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी कभी कभी पूछ लेता है कि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो इंडियन कंपनी होगी वो रेसिडेंट ही होगी हमेशा इंडिया में। फॉरेन कंपनी कब रेसिडेंट होगी, जब उसका कंट्रोल इंडिया से होगा, बस।
फिर आप लोगों ने HUF का देखा है, HUF का भी सेम मैटर है, ठीक है। HUF तो रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन HUF अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है तो सेम जैसा इंडिविजुअल के लिए चेक करते थे वैसे उसके लिए भी चेक होता है। तो सेम मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो कंडीशन जो है वो इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर HUF जो है वो तो इंडिया में रहेगा नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बिजनेस तो बिजनेस होता है, कभी इंडिया में रहेगा कभी बाहर रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कर्ता तो घूम सकता है ना इंडिया से बाहर या इंडिया में, तो कर्ता का चेक किया जाता है कभी भी, ठीक है। कर्ता से हम लोग चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। एनी क्वेश्चन? ठीक है। सर सो अटेंडेंस लिंक आपको मिलेगी, अटेंडेंस लिंक आपको मिलेगी, और आपको टेस्ट लिंक भी मिलेगा। वो टेस्ट लिंक आप देंगे, फिर टेस्ट लिंक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे अभी बता देना है आपको, वो 2 मिनट की चीज है, वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद वो मुझे ऐसा लग रहा है आज जो इंटरनेट है ना वो बीच में चला जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कुछ टाइम के लिए, और मैसेज बाद में आ रहा है। सो मे बी यू आर टॉकिंग बट आई एम नॉट एबल टू हियर, ठीक है। तो ये मैं अटेंडेंस लिंक आपको भेज देता हूँ। हाँ बोलो मनीष। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। वंस GC में टेस्ट नंबर 2 दिया होना, उसका एक्सप्लेनेशन दे देना। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वही ना? Yes, sir. हाँ, तो अभी तक की उसका यस सर। एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है मैंने वही बोला ना आपको, एक बार आप टेस्ट लो। मैंने टेस्ट आपको करने बोला है क्या? अटेम्प्ट करने बोला है टेस्ट आपको? नहीं ना। सेकेंड वाला टेस्ट मैंने आपको दिया नहीं है, वो आपको क्या करना है, या फिर मैंने बोला होगा तो आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको अभी तक के सेकेंड वाला टेस्ट अभी तक के दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अब तक के हम लोग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इवन अभी भी हम लोग का सर अभी मैंने तक सॉल्व कर दिया। हाँ ठीक है ना, आप सर बार सर हम बार लोग आपने ने कर दिया। मैंने बोला नहीं था ना, लेकिन मुझे बताओ मैंने बोला था क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने गलती किया है, नहीं। हाँ गलती किया है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक के आपको नहीं बोला था करने, क्योंकि मुझे पहले रिवाइज करना था, उसके बाद मुझे क्या करना था, आपको टेस्ट देना था। अच्छा, ये 2 मिनट का है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पहले हम लोग चेक करते हैं, और फिर टेस्ट लिंक मैं वापस से देता हूँ, आप वापस से जाओ और एक बार देख लो, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो देख लो, आप वापस से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप वापस से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वापस से जाके चेक कर सकते हैं। आप जाके एक बार क्वेश्चन चेक करना, देन जब हम लोग वापस से आज रीशेड्यूल करेंगे, एक टाइम बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद हम लोग रीशेड्यूल करेंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो अटेम्प्ट कर लो टेस्ट को, जिन्होंने कर लिया है वो जाके रीड कर लो वंस अगेन कि आपकी क्या मिस्टेक हुई थी। देन हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दैट इज डन। 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट। अब इसके ऊपर और डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। डिस्कशन किस चीज पे करेंगे? इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, ठीक है, सब कॉलम में लिखा जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रॉफिट ऑन सेल एट दिल्ली, तो दिल्ली है मतलब वो इंडियन इनकम, आगे नहीं चेक करना है कि कहाँ से क्या होता था, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली सबको टैक्सेबल होगा, देख लो। तो इंडियन इनकम कभी भी सबको टैक्सेबल होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
इंडियन इनकम कभी भी सबको टैक्सेबल होते हैं। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? रिसीव किया इंडिया में तो भी इंडियन इनकम है। डीम टू बी रिसीव, इंडिया में रिसीव नहीं किया, ठीक है, हो सकता था रिसीव, ठीक है, वो भी इंडियन इनकम है। एक्रूड इन इंडिया मतलब अर्न किया इंडिया में, रिसीव बाहर किया तो भी इंडियन इनकम है, ठीक है। रिसीव इंडिया में किया, अर्न बाहर किया तो भी इंडियन इनकम। तो एनी हाउ, इनकम फ्रॉम मुंबई रिसीव्ड इन लंदन, इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम लंदन रिसीव्ड इन मुंबई तो भी इंडियन इनकम। तो यहाँ से या वहां से इंडियन इनकम ही माना जाता है। एंड व्हेन इट इज इंडियन इनकम, तो मैंने आपको बता दिया इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होता है। फॉरेन इनकम की दो कैटेगरी होती है, अगर वो बिजनेस से है तो, अगर बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया है तो टैक्सेबल टू 2, अगर फॉरेन इनकम है, कुछ नहीं दिया आगे, मतलब कंट्रोल या मैनेज कहाँ से हो रहा नहीं दिया, तो इट इज ओनली टैक्सेबल टू RNOR, ठीक है। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल टू 2, एंड फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू 1, ठीक है। दिस इज वन थिंग जो कि मुझे आपको बताना, 2 मिनट की ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल ये वाला भी मैंने क्वेश्चन करवाया। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग ने किए हुए हैं। ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक इनकम आपको दे देगा और पूछेगा कि किसको टैक्सेबल होता है, सिंपल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है, और जो टेस्ट 2 है, नाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग टेस्ट 2, ठीक है। मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम देता हूँ, और अभी 30 मिनट्स मतलब ये आपकी स्टार्ट नहीं है, तो 10:25 से मतलब अराउंड 11 ओ क्लॉक को ठीक रहेगा ना। वी विल मीट फॉर 10 मिनट्स, 10, 15, 20 जितने में भी हमारा डिस्कशन पूरा हो जाए। फिर हम लोग यूनिट 2 का जो टेस्ट आप अभी करेंगे, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है वो जाके अटेम्प्ट करो, मैं आपको लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि कई लोग गूगल क्लासरूम तक जाने का कष्ट भी नहीं लेते, ठीक है। ऑल दो जो भी चीज होगी अब गूगल क्लासरूम पे आपको क्लास वर्क में मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एक टेस्ट लिंक है जो कि मैंने आपको बोला नहीं था अटेम्प्ट करने, फिर भी आपने किया है तो इट्स गुड, देयर इज नथिंग नाउ। लेकिन अभी आप एक बार जाके अगर कर भी लिया है तो एक बार जाके आप चेक करो। देखो दिख रहा है सिर्फ 3 लोगों ने ही किया है, ठीक है, बाकी लोग भी करो। मैं टेस्ट लिंक भी दे देता हूँ आपको यहाँ पर। और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो आप जाके एटलीस्ट रीड कर लो, रीड करके हो गया है तो खा पी के बैठ जाओ। फिर 11 बजे हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसी लिंक पे हम लोग क्या करेंगे, रीज्वाइन करेंगे, और ये टेस्ट के सारे आंसर्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर रीजन 11 बजे करना है ना? 11 बजे करना है, यस, रीज्वाइन 11 बजे करना है, सर ठीक है। और उस पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल लीव। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का रिसेंटली किया था बट उसका टेस्ट नहीं हुआ था, तो उसका टेस्ट ले लेंगे। सर बोलो। कौन कौन 3 लोग ने ये किया है टेस्ट सॉल्व? 3 लोगों ने कौन कौन किया है देखा? बाकी लोगों को डिफॉल्टर्स में डालोगे क्या आप? नहीं ना? मैंने बोला नहीं था, तो अगर नहीं किया है तो इसमें कोई डिफॉल्ट वाला पार्ट नहीं है। आफरीन ने किया है, नो सर। मनीष ने किया है, और काजल ने किया है। हाँ तो हाँ फिर ठीक है। आपने भी किया है ना? और हाँ मैं किसको ही हूँ मार्क्स काजल। है? हाँ, आपके ही मार्क्स ज्यादा है, 16 है, मनीष को 11 है, और आफरीन को 4, ठीक है। सो ओके सर। हाँ, तो मनीष को पता है कि उसके मार्क्स कम क्यों हैं, क्योंकि वो था ही नहीं इस चैप्टर के टाइम पे, है ना। काजल वॉज रेगुलर, यस सर। आमिना भी रेगुलर है, लेकिन वो अभी तक के उसने टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग दो ये टेस्ट या रीड करो, और उसके बाद हो जाएगा। अभी तक के क्या हुआ वो छोड़ दो, अभी इसको रीड करो और अंडरस्टैंड करो। कोई डाउट रहेगा हम लोग उसको क्लियर करते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो एंड करूं मीटिंग में? कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, चलो।